किसी समाज, किसी परिवार, किसी राष्ट्र को अगर बदलना है तो बस एक काम करना है, उसकी शिक्षा को बदल देना है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो एक सिद्धांत ही दे दिया कि इस दुनिया में जितने दलित, दमित, दबे हुए लोग हैं, अगर वो अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करे, शिक्षा पर ध्यान दें। और वो उन्होंने साबित करके दिखाया। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। है प्रीत जहां की रीत सदा मैं दे गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ऐसा भारत, उपलब्धियों वाला भारत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बजाय जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। एजुकेशन इज द सोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। किसी समाज, किसी परिवार, किसी राष्ट्र को अगर बदलना है तो बस एक काम करना है, उसकी शिक्षा को बदल देना है। और शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि वो वाइस लोग पैदा करे, वाइस, विजडम। वो नौकर ना पैदा करे। शिक्षा इतनी प्यारी चीज है, शिक्षा इतनी क्रांतिकारी। डॉक्टर अंबेडकर ने तो एक सिद्धांत ही दे दिया कि इस दुनिया में जितने दलित, दमित, दबे हुए लोग हैं, अगर वो अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करे, शिक्षा पर ध्यान दें। और वो उन्होंने साबित करके दिखाया। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमारे देश की जो दशा है उसमें हुआ क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? उसमें प्रॉब्लम यही आई, मतलब ये टॉपिक पढ़िएगा आप, आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा। आज हमारे देश की दिक्कत क्या हो गई? शिक्षा विवेक नहीं पैदा कर रही है, शिक्षा नौकर पैदा कर रही है। नौकरी करना एक अलग बात है, नौकरी करना एक बिल्कुल अलग बात है। और विवेक एक रोशनी है, मतलब एक उजाला है विवेक। आप कोई काम दुनिया में दो वजह से कर सकते हो। एक, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हो। भाई सिगरेट क्यों पी रहे हो? अच्छा लग रहा है। शराब क्यों पी रहे हो? अच्छा लग रहा है। दिन भर सोशल मीडिया क्यों देख रहे हो? अच्छा लग रहा है। जितने लोग इस पैरामीटर पे काम करते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं करूंगा, वो सब परेशान है। लेकिन अगर आप विवेक पर आधारित काम कर रहे हो, विजडम पे, आप परेशान नहीं हो सकते। आप सोशल मीडिया यूज करो, आप सब कुछ करोगे। विवेक क्या करेगा? हर चीज को अच्छा बना देगा। और शिक्षा का काम है विवेक को पैदा करना। वरना इतना बड़ा देश, 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या, और आज अगर तुम देश की स्थिति देखो तो चारों तरफ चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा रोल है शिक्षा का। ये 545 लोग जो दिल्ली की संसद में बैठे हैं, इनको पता है, इनको 1 अरब 50 करोड़ का डर ही नहीं लग रहा है। ये जो 545 लोग दिल्ली की संसद में बैठे हैं ना, इनको ये 545 और 1 अरब 50 करोड़ जनता, रेशियो देखो, इनको इसका डर ही नहीं लग रहा है। मस्त है ये। क्यों?
ये जानते हैं कि इस देश की 1 अरब 50 करोड़ जनता में 80% विवेकहीन। 80। नहीं तो सरकार से क्या मांगेंगे? ये सरकार से अपने प्रतिनिधियों से कहेंगे रोजगार बढ़ाओ यार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, हेल्थ, एजुकेशन। चारों तरफ कोहरा है, बिल्डिंगें छुपी हुई हैं, कोहरा, घोर अंधकार। और मैं सुबह देख रहा था उस पर भी लोग पटाखा दगाए जा रहे थे। अब तो मना लिए ना दिवाली, दगा लिए, अच्छा किए। खांस रहे लोग, खांसी आ रही है, घुटन हो रही है, बेचैनी हो रही है, क्या हालत हो गई दिल्ली। तो अब जाति, धर्म, क्षेत्र, शिक्षा, बहुत बड़ी चीज, बहुत प्यारी चीज। सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। क्यों? सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, क्वेश्चन मार्क, क्यों? कल मैंने बताया था कि भारत क्या हुआ, बैकवर्ड हो गया। अब दो डायग्राम एक साथ बनाना तभी दोनों समझ में आएगा। भारत क्या हुआ, बैकवर्ड हो गया। भारत हो गया बैकवर्ड। इस बैकवर्ड की वजह से हुआ वीक, बैकवर्ड, और बैकवर्ड की वजह से हुआ वीक, और वीकनेस की वजह से हुआ स्लेव। 19th सेंचुरी इंडिया। अब स्लेव पहले मुक्त तो हो, तब राजनीतिक आर्थिक सुधार कर सकता है वो। तो पहले पिछड़ा, फिर कमजोर हुआ, और फिर बन गया गुलाम। अब पॉलिटी ब्रिटिश के हाथ में, इकोनॉमी ब्रिटिश के हाथ में। बचा क्या? रिलीजन और सोसाइटी, और दोनों मिलकर एक बेहद टर्म बनता है कल्चर। अब जब आदमी गुलाम हुआ और ये दो विदेशियों के हाथ में, तो इसको तो टच ही नहीं कर सकते, पॉलिटी और इकोनॉमी तो टच ही नहीं कर सकते, क्योंकि गुलाम है। हम गुलाम हैं, स्लेव। अब देखो खेल, हम स्लेव हैं। तो इन दो को टच ही नहीं कर सकते, पॉलिटी और इकोनॉमी को। तो अब सोसाइटी और रिलीजन को टच कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की बैकवर्डनेस की वजह से हम वीक हुए। इनकी बैकवर्डनेस की वजह से हम वीक हुए। और जब इनकी बैकवर्डनेस की वजह से हम वीक हुए, तो इनका बैकवर्डनेस खत्म किया जाए, हम ताकतवर हो जाएंगे। जब हम ताकतवर हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। तो पहला चरण तो ये होना ही था। देखो, ये देखो, ये हम बैकवर्ड हुए और कमजोर हुए, इसकी वजह से गुलाम हुए। तो अगर ये बैकवर्डनेस खत्म कर दी जाए तो ताकतवर हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। अब पहला सवाल यह उठा कि रीजन फॉर दिस अवेकनिंग, कारण, इस अवेकनिंग, इस जागरण का कारण।
इस जागरूकता पैदा होनी शुरू हुई, इसका कारण क्या था? पहला कारण, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, थॉमस पेन, बेंजामिन डिज़राइली, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लेनिन, मैक्सिम गॉर्की। हर समाज में, वोल्टायर, हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें खुली होती हैं, ये वाली। हालांकि वो बेचारे बड़े परेशानी में होते हैं, क्योंकि अगर 90% लोगों की आंखें बंद हैं और 10 की खुली हैं, और उस 10 खुली ने इन 90 को जगाने की कोशिश की, तो 90 मिल के उसको मारेंगे। मुसलमान राष्ट्रपति हुए एपीजे कलाम, और एग्जाम्पल देता हूं आपको। मुस्लिम राष्ट्रपति हुए एपीजे कलाम, और बहुत ही निचले स्तर तक उन्होंने, बहुत निचले स्तर से जीवन की शुरुआत की, और फिर वो बने भारत के राष्ट्रपति। और शिक्षा पर उनका इतना जोर है, मतलब उनकी डेथ भी हुई आईआईटी गुवाहाटी में क्लास लेते लेते, सेमिनार सेशन लेने गए थे और वही बोलते वक्त डेथ हुई। मतलब वो आदमी जीवन में शिक्षा को उसने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर वेंडर से प्रेसिडेंट बन गए। उनकी कई सारी किताबें हैं, विजन 2020 है, इंडिया एज अ सुपर पावर है, बड़ी सारी किताबें। उनमें से एक किताब है इग्नाइटेड माइंड्स। सारे हिंदुस्तानियों को पढ़नी चाहिए, और मुसलमानों को विशेषकर। जब भी कोई मुसलमान स्टूडेंट मिला, मैंने उससे एक ही बात पूछी, यूनाइटेड माइंड्स पढ़े हो? नहीं नहीं। औरंगजेब पढ़े हो? सुने बहुत है औरंगजेब के बारे में। लो, मतलब एक आदमी है जिसने निर्माण किया है जमीन से आसमान तक, उसके बारे में तुम पढ़े ही नहीं। एक आदमी ने विध्वंस किया है आसमान से जमीन तक। तो हर समाज में एक ऐसे लोग होते हैं जो जागरूक होते हैं। जैसे 19वीं सेंचुरी में राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय 9 चैप्टर हैं इग्नाइटेड माइंड्स पे। जरा इग्नाइटेड माइंड्स किताब लाई जाए भाई। इग्नाइटेड माइंड्स, चलो हम ऐसे ही बता देते हैं। 9 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है ड्रीम एंड द मैसेज। दूसरा चैप्टर है रोल मॉडल्स इन लाइफ, बहुत जरूरी है। तीसरा चैप्टर है टीचर्स एंड साइंटिस्ट। चौथा सेंट्स एंड पीर्स। पांचवा सेंट्स एंड पीर्स। फिर उसमें एक चैप्टर है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। और साहब एक एक चैप्टर हजार करोड़ रुपए का है। वो आदमी कहता रहा शिक्षा टेक्नोलॉजी, शिक्षा टेक्नोलॉजी। भारत को 2 चीज में काम करनी, शिक्षा टेक्नोलॉजी, शिक्षा टेक्नोलॉजी। और ये बात एकदम सही है। तो रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये वो लोग हैं जिन्होंने फाउंडेशन तैयार की। किसके लिए? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के लिए, ज्योतिबा फूले के लिए। ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर तो बिल्डिंग है, वो तो बिल्डिंग है, बाहर से देख रहे हो बिल्डिंग। उस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन में वो ये लोग हैं। कास्ट रिजिडिटी के खिलाफ आवाज उठाना,
दूसरा रीजन, कनेक्शन विद द वेस्ट। कनेक्शन विद द वेस्ट, पश्चिम से संबंध। पश्चिम, ब्रिटेन का कब्जा भारत पे, और जागृत कौम मूर्छित कौम को गुलाम बना लेती है। नियम है ये। अवेकेंड कम्युनिटी एनस्लेव्स स्लीपिंग कम्युनिटी। जागृत कौमें मूर्छित कौमों को गुलाम बना लेती है। ब्रिटेन, यूरोप से संबंध। 18वीं सेंचुरी इंडिया में मैंने आपको पढ़ाया, वहां के न्यूज़पेपर, मार्तंड वर्मा, राजा राम वर्मा, वहां की उपलब्धियां। अब डेविड हेयर जैसा वॉचमेकर, 1800 में डेविड हेयर इंडिया आता है, 1800 में ही इज अ वॉचमेकर डेविड हेयर, और 1817 में वो स्कूल खोलता है। और उसको स्कूल खोलने में मदद कौन करता है? राजा राम मोहन रॉय। कनेक्शन विद द वेस्ट, पश्चिम से संबंध। और अमेरिका गए और लौट के आए, एक चीज तो सीख जाओगे कि यार कूड़ा डस्टबिन में फेंकना है। समाज, समय, स्थान, इसका बहुत महत्व होता है। कनेक्शन विद द वेस्ट। थर्ड, स्लेवरी। जब तक आदमी मार नहीं खाता तब तक 90% केस में वो जाग ही नहीं पाता। मारना एक बहुत बड़ा माध्यम है व्यक्ति को जगाने का। दीवान जी, दैनिक दिनचर्या में देख लो, अम्मा आके सुबह 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से उठाने लगती हैं। उठो भैया, 7 बजे स्कूल जाएगा, उठो भैया, उठो बाबू। पता लगा बाबू 7 बजे स्कूल जाना है, 6:40 तक सो रहे हैं, तब वो आती, चिल्लाते, मारती, बड़ा बड़ा, उठ गए। भारत गुलाम हो गया। तो जब भारत गुलाम हो गया तो इस गुलामी से, और भारत है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं दे गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ऐसा भारत, उपलब्धियों वाला भारत। जब 0 दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उपलब्धि विहीन। अफ्रीका पे कब्जा हुआ, अफ्रीका को दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब भारत पे कब्जा हुआ, भारत के लोगों को, जो जागृत लोग थे, उनको दर्द हुआ कि हम गुलाम हो गए। हम समुद्र पे पुल बनाना हमने सीखा, दुनिया में सर्जरी हमने सीखी, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज हमारे यहां, तक्षशिला और नालंदा, पूरी दुनिया के लोग हमारे यहां पढ़ने आते थे, और हम गुलाम। मतलब विश्व गुरु गुलाम, इसका दर्द। और चौथा रीजन, ह्यूमैनिटेरियन आउटसाइडर्स। भारत से बड़ा विशेष लगाव है पूरी दुनिया का। क्यों? भारत ज्ञान का भंडार है। तुम पूरी दुनिया में चले जाओ, ध्यान की जो परंपरा है वो भारत की परंपरा है। आज भी एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत को कोई चुनौती नहीं दे सकता, वो है ध्यान। यहां के गुरुओं के तलाश में
अब मुझे पता नहीं कितना सच कितना क्या है, सच्चाई का मुझे मेरे पास एविडेंस नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि स्टीव जॉब्स नीम करौली बाबा के संपर्क में था। फिलहाल मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। अलेक्जेंडर डफ, डेविड हेयर, डेविड हेयर बड़ा प्यारा नाम है, डेविड हेयर, एक डच वॉच मेकर है डेविड हेयर, 1800 में भारत आता है और इन 4 चीजों की वजह से इस अवेकनिंग की शुरुआत हुई। भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, रीजन विद्वानों की भूमिका, भारतीय बुद्धिजीवों की भूमिका, जागृत लोग थे। जैसे आज मैं तुम लोगों से कहता हूं, इतनी मजेदार चीज है पढ़ाई दोस्त, इतनी मजेदार चीज, इससे मजेदार चीज दुनिया में नहीं। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है पढ़ाई जो किसी को भी भगवान बना सकता है, और इससे बड़ा कोई धन नहीं। न चौरहार्यम, न भरत भाज्यम, न राज्य भाज्यम, न च भार कार्य, वे करते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। और भाई साहब, इस श्लोक का तो तोड़ ही नहीं दुनिया में, और ऐसा फॉर्मूला है ये, किसी को भी भगवान बना दे, किसी को भी। आप आईएएस बनने के चक्कर में पड़े। तो पहली बात, भारत के बुद्धिजीवों की भूमिका। दूसरी बात, कनेक्शन विद द वेस्ट। अब ये जागृत एनलाइटेंड एरा, रूसो, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू पढ़े हुए लिखे लोग, उनसे संपर्क आए, उनसे हम संपर्क में आए, उनकी उपलब्धियों के संपर्क में आए, तो हमें लगा यार कुछ तो सीखा जाए इनसे। स्लेवरी का दंश, द पेन ऑफ स्लेवरी, कि हम स्लेव हो गए। भारत जिससे पूरी दुनिया जागने का सिद्धांत सीखने आती, और ह्यूमैनिटेरियन आउटसाइडर्स, डेविड हेयर जैसे लोग। अब इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है राजा राम मोहन रॉय का। तो नेक्स्ट हेडिंग, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। अब इस आदमी को, अब एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, चैलेंजेस सॉल्यूशन, चैलेंजेस सॉल्यूशन, यही फॉर्मूला, C = S, मतलब चैलेंजेस और सॉल्यूशन, इनको चुनौती बताना है और फिर उसका समाधान बताना है, बस। तो C = S + A, जिसको सॉल्यूशन समझ में आएगा, जिसको ये चुनौती और समाधान समझ में आएगा, वो जागना शुरू हो जाएगा। तो चुनौती बताना है, समाधान बताना है और जागृत करना है। C = S + A, F = M × A। अब इस आदमी पे अगर गहन चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि 6-7 क्लास तो कम पड़ जाएगी, 10 क्लास कम पड़ जाएगी, लेकिन हमें आज ही खत्म करना है। अब इस आदमी को पता है कि साहब हम कमजोर हैं, हम बैकवर्ड हैं, इसलिए कमजोर हैं और इसलिए गुलाम हैं। इस आदमी को यह सूत्र पता है कि हम बैकवर्ड हैं। जैसे आप सारे लोग
जो आईएएस की तैयारी करते हो, मैं बता रहा हूं मेरे साथ आप सिर्फ जितने लोग आप आईएएस की तैयारी करो, आप मुझे सिर्फ 3 महीने दे दो बस। और आप मुझसे कहोगे कि गुरुजी, पता नहीं गुरुजी कहोगे कि नहीं कहोगे, अब ओझा ही कहोगे कि फाड़ डालेंगे एग्जामिनेशन को, लेकिन फिर वो 3 महीना कमिटेडली मेरा होगा। अगर मैं कहूंगा कि आज दिन भर सांस नहीं लेना है तो नहीं लेना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम। 3 महीने के अंदर या तो आप इस तैयारी को छोड़ दोगे कि भैया मेरे बस की बात नहीं है, ये सब चीजें मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। दोनों संभावनाएं हैं। आप मुझे 3 महीने दो बस, और 3 महीने के अंदर 2 बातें होंगी। या तो आप मुझसे कहोगे गुरुजी इस एग्जामिनेशन को फाड़ डालेंगे, और या आप मुझसे कहोगे कि सर मैं कुछ और कर लेता हूं। और दोनों बातें अच्छी हैं भाई। फालतू में 2 साल 3 साल 4 साल वेस्ट करने से क्या फायदा। फालतू में एक एक सेकंड की जहां कीमत है आज के दौर में, कितना रश है, कितनी भीड़ है, कितनी कंपटीशन है, कितनी प्रतिस्पर्धा है, वहां पर 2 साल दिन के बाद 3 साल के बाद आपको पता चले कि भैया आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि सबका आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बहुत पैसे वाला आदमी शौकिया करना चाहता है वो अलग बात। मुझे नहीं लगता हर आदमी शौकिया करना चाहता है। यार पैसे की इतनी किल्लत है, और उसमें से 2 लाख रुपया लाके फीस जमा करना दिल्ली में, और फिर हर महीने का मिनिमम 30,000 रुपया खर्चा, 20 तो हाई है, 12 दूना 24, 2.5 लाख, वो 4.5 5 लाख रुपया खर्चा। $5 लाख, और 10 लाख आपने खर्चा किया, 5 और फिर 3 अगले साल का, 2 साल मान लो 8 लाख, और 8 लाख खर्चा करने के बाद 2 साल और 8 लाख रुपया खर्चा करने के बाद आपको पता चला कि एग्जामिनेशन आपके लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है यार, हर चीज हर आदमी के लिए थोड़ी है, हर चीज हर आदमी के लिए नहीं है। तो अगर ये बात 1 महीने में पता चल जाए कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, अब नहीं कर पाओगे तो अवध ओझा जबरदस्ती थोड़ी करा देंगे। करना तुम्हें, लड़ना तुम्हें। अर्जुन अगर कृष्ण से कहते था हम गुरुजी ना लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे, जाओ अपने घर, हम क्या करें फिर। कोचिंग इंडस्ट्री पता है क्या दिक्कत, कोचिंग इंडस्ट्री में कोई खराबी नहीं है। कोचिंग इंडस्ट्री का मैं तुम्हें खेल बता दूं क्या है, तुम क्यों कोचिंग इंडस्ट्री से परेशान होते हो। यहां कोई यूपीएससी का लुटेरा उटेरा नहीं बैठा है, आप इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते हो। कोचिंग इंडस्ट्री ने क्या किया है, आपको हर चीज, क्लास प्रोवाइड कर दी, करंट अफेयर प्रोवाइड कर दिया, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिया, और सब बेस्ट, सब बेस्ट। एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, एक चीज। इसलिए आप कोचिंग पे हमला नहीं कर पाते हो कभी, क्योंकि वो आपको पता है उसने क्लास टाइम पे करवाई। कोई भी कोचिंग दिल्ली में जो अच्छे पैसे जो कमा रहे हैं वो क्लास टाइम पे खत्म करवा देते हैं, करंट अफेयर्स करवाते हैं, टेस्ट सीरीज करवाते हैं। अब तो एक चीज और जोड़ दी, मेंटरशिप। मेंटरशिप का 60-60 हजार रुपया ले रहे हैं, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया इसका ले रहे हैं, मतलब पढ़ा। और उसके साथ एक और करते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। 30-40 हजार यहां ले लेते हैं, 2 लाख यहां, 30,000 यहां, 60,000 यहां, 3 लाख, और 10,000 यहां, 3 लाख टोटल मान लो। और 95% सब करते हैं। तो ये तो बेचारे अपना काम कायदे से कर देते हैं, आप एक काम नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हो।
तो अब राजा राम मोहन रॉय को पता है, एकदम क्लियर डायग्राम बनाते चलना, कुछ लिखाएंगे नहीं। ये पूरे चैप्टर का फॉर्मूला ये रहेगा, चैलेंजेस इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस अवेकनिंग। चुनौती बता दो, उसका समाधान बता दो, जागृति अपने आप हो जाएगी। और राजा राम मोहन रॉय को पता है कि हम पिछड़ गए, तो इस पिछड़ेपन को राजा राम मोहन रॉय को दूर करना है। एक बड़ी फेमस कहानी है माओ जेडोंग की, आज मैंने सुबह क्लास में सुनाई, अवध ओझा क्लासेस में, कि माओ जेडोंग की माँ जो है गार्डनिंग की बड़ा शौकीन थी और बहुत बड़ा गार्डन तैयार कर रखा था उसने, बहुत बड़ा गार्डन। एक बार वो बेचारी बीमार पड़ गई, तो जब वो बीमार पड़ गई तो उन्होंने माओ से कहा कि तुम देखो गार्डन। उसने कहा जी बिल्कुल अम्मा, देखेंगे, एकदम देखेंगे। और बेचारी 1 महीना बीमार थी, उसने 1 महीना गार्डन देखा, बड़ी मेहनत की, दिन दिन भर गार्डन में बैठा रहा। 1 महीना बाद जब उसकी माता जी ठीक हुई तो गार्डन में गई, देखा सारे पौधे मुरझा गए, फूल कुमला गए, पत्तियां झड़ गई। अरे वो तो कहीं नास पीटे, ये क्या कर डाले। वो रोने लगा माओ। उसने कहा अम्मा मेहनत बहुत की, कपड़े से एक एक पत्ती साफ की, फूल साफ किए, बहुत मेहनत की अम्मा। अरे बोले नालायक, फूलों का कोई फूल पत्ती साफ करता कपड़े से? इनकी जड़ों में पानी डालना चाहिए था तुझे, बेवकूफ। डायरेक्शन अगर नहीं पता होता तो प्रभु राम भी रावण से हार जाते। डायरेक्शन अगर नहीं पता होता तो प्रभु राम भी रावण से हार जाते। भगवान थे तो कोई बात नहीं, हार जाते। विभीषण के बिना प्रभु राम की श्रेष्ठता मिलती नहीं, और कृष्ण के बिना तो अर्जुन आईएएस दे ही नहीं सकता था। वो सिलेबस देख के बेहोश हो गया, कह रहा मैं प्री की क्या तैयारी करूं, इतना सिलेबस है। तो सिलेबस देख के ही झन आ गया कि यार सिलेबस की एक किताब बना रखी है, इतनी मोटी मोटी किताब सिलेबस की है। जब सिलेबस की 100 पन्ने की किताब है, अरे अर्जुन कृष्ण ने कहा ये हाथी का दांत है, आ इधर। एग्रोवोल्टाइक पता है? नहीं। प्रोजेक्ट 200? बोले ये भी नहीं पता है। बोले बदतमीज, न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं। बोले गुरुजी किसी ने बताया नहीं। बोले उठा न्यूज़पेपर, मैं बताता हूं क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। तो अब बस एक बात तुम्हें अपने दिमाग में रखना है कि राम मोहन रॉय जब भी अटैक करेंगे, बैकवर्डनेस को दूर करने का प्रयास करेंगे। यही बात दिमाग में रख लो कि चाहे वो राम मोहन राय हो, चाहे गोपाल हरि देशमुख हो, चाहे राजा ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, चाहे देवेंद्रनाथ टैगोर हो, कोई भी हो, सबका एक टारगेट होगा, बैकवर्डनेस। वो भी कौन सा? सोशल एंड रिलीजियस। क्योंकि मानव का पूरा जीवन आधुनिक युग से पूर्व में धर्म से बंधा हुआ था। राजनीति धर्म से बंधी, समाज धर्म से बंधा, अर्थव्यवस्था धर्म से बंधा, सब कुछ धर्म से बंधा हुआ था। तो या तो धर्म का अंत किया जाए, जो कि बहुत गलत बात है, और या फिर धर्म को रेनोवेट किया जाए। किस रंग से? रैशनलिज्म के रंग से।